हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों आज है 25 दिसंबर और आज के वीडियो में हम 25 दिसंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। इस वीडियो की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें और वहाँ पर ये जो डेली करंट अफेयर्स की PDF है वो डिटेल में आपको अवेलेबल कराई जाती है फ्री में। ठीक है, तो सभी लोग टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, 23 दिसंबर को। अगला है, देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनने जा रही सानिया मिर्जा उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? तो ये जो सानिया मिर्जा है ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ की यानी कि जनवरी 2022 से लेकर के अगस्त 2022 तक की आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप इस PDF ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मंथली उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की PDF ई बुक डाउनलोड करनी है जैसे सितंबर, अक्टूबर या नवंबर मंथ की, तो वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों के लिए कहां पर एक आधुनिक मल्टी स्पेशलिटी कमांड अस्पताल के निर्माण को मंजूरी दी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, लखनऊ में। अगला है, हाल ही में दुनिया के 50 महान एक्टर की लिस्ट में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया? तो जो शाहरुख खान है उनको इस लिस्ट में शामिल किया गया है और ये इंडिया के एकमात्र अभिनेता हैं जिनको इसमें शामिल किया गया। अगला है, निम्न में से किस स्थल को यूनेस्को धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया? तो अभी जो है 3 स्थलों को, भारत के 3 स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा, वडनगर शहर, सूर्य मंदिर मोढेरा और रॉक कट मूर्तियाँ उनाकोटी। अगला है, हाल ही में किस नाम से देश की पहली एंटी सबमरीन कॉर्वेट लॉन्च की गई? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, INS अर्नाला के नाम से। अगला है, हाल ही में किस मिशन ने डिजिटल इंडिया अवार्ड जीता? तो अभी जो है स्मार्ट सिटीज मिशन ने डिजिटल इंडिया अवार्ड जीता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला है, किस युद्ध में असाधारण पराक्रम दिखाने वाले भैरव सिंह राठौड़ का हाल ही में निधन हो गया? तो 1971 के भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा। अगला है, सऊदी अरब में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा, डॉक्टर सुहेल एजाज खान को सऊदी अरब में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों ये कल के क्वेश्चंस थे जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, लखनऊ के जाने माने लेखक डॉक्टर अनीस अशफाक को किस भाषा के लिए 2022 के साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, उर्दू के लिए। यहाँ पर जो आप इमेज देख रहे हैं ये कौन है? तो ये लखनऊ के जाने माने लेखक हैं डॉक्टर अनीस अशफाक, जिन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड 2022 के लिए नामित किया गया। दोस्तों साहित्य अकादमी ने अभी जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 की घोषणा कर दी है। ये जो पुरस्कार है ये 11 मार्च 2023 को प्रदान किए जाएंगे। कहाँ पे? तो नई दिल्ली में ये दिए जाएंगे। ठीक है, नई दिल्ली स्थित कमानी सभागार में वितरित किए जाएंगे। कब? 11 मार्च 2023 को, यानी अभी घोषणा की गई है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश के एक लेखक हैं लखनऊ के। ठीक है, कहाँ के हैं इस बात को याद रखेंगे, लखनऊ के हैं। ये लेखक हैं, शायर हैं और शिक्षक भी हैं, डॉक्टर अनीस अशफाक। इनको जो है अभी जो साहित्य अकादमी पुरस्कार हैं 2022 की उसके लिए नामित किया गया है। दोस्तों इनका उपन्यास था 2017 में इन्होंने लिखा था। ठीक है, उर्दू भाषा में, इस बात को याद रखेंगे, उर्दू भाषा में इन्होंने ये उपन्यास लिखा था, ख्वाब शराब। इसी के लिए इन्हें जो है साल 2022 के साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर हुआ कि किस भाषा के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए नामित किया गया, तो उर्दू भाषा के लिए। ठीक है, याद रखेंगे उर्दू भाषा का साल 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया जाएगा? ये दिया जाएगा जो लखनऊ के लेखक हैं डॉक्टर अनीस अशफाक। यहीं अगर हम बात करें साल 2022 के साहित्य अकादमी पुरस्कारों की कि हिंदी के लिए किसको दिया जाएगा, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट होता है।
हिंदी की अगर हम बात करें तो बद्री नारायण को उनके कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द के लिए, ठीक है, याद रखेंगे, तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है, किसको, बद्री नारायण। और इसके अलावा अगर हम अंग्रेजी की बात करते हैं तो अंग्रेजी का जो साहित्य अकादमी अवार्ड है 2022 का, वो अनुराधा रॉय को दिया जाएगा। और उनका कौन सा उपन्यास है, ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड, ये इनका उपन्यास है जिसके लिए इन्हें साल 2022 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सारी बातें वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखेंगे यहाँ से कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 की अभी घोषणा की गई है। तो ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 का है, ये हिंदी का किसको दिया जाएगा, तो बद्री नारायण को, इनका नाम वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, बद्री नारायण को दिया जाएगा हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 का। अंग्रेजी के लिए किसको दिया जाएगा, तो अनुराधा रॉय को अंग्रेजी के लिए, और उर्दू के लिए दिया जाएगा किसको, तो लखनऊ के जाने माने लेखक हैं डॉक्टर अनीस अशफाक। ठीक, तो ये तीनों नाम वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से याद रखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार की। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में अगर हम देखें तो दोस्तों साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है ये कितनी भाषाओं में प्रदान किया जाता है, ये बात याद रखेंगे, तो 24 भाषाओं में। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे 24 भाषाओं में ये प्रदान किया जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक, 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। पहली बार जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो कब दिए गए थे, तो इस बात को भी याद रखेंगे आप। पहली बार जो साहित्य अकादमी पुरस्कार हैं ये कब दिए गए थे, तो 1955 में ये पहली बार दिए गए थे, इसको याद रखेंगे, पहली बार 1955 में दिए गए थे। साहित्य अकादमी जो पुरस्कार होता है तो उसमें विजेता को क्या दिया जाता है, ठीक है, तो इसमें क्या है, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है उसमें विजेताओं को 1 लाख रुपए नगद राशि दी जाती है और एक ताम्रपत्र दिया जाता है। ठीक, ये इसके तहत जो है धनराशि होती है 1 लाख रुपए की, तो ये दी जाती है। लेकिन जब ये पुरस्कार स्टार्ट हुआ था तब कितना दिया जाता था, तो तब ये जो पुरस्कार राशि है वो 5,000 रुपये थी। ठीक है, इसके बाद ये बढ़ती गई और अभी प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो 1 लाख रुपए धनराशि दी जाती है और एक ताम्र पत्र दिया जाता है। तो ये तो यहाँ से हमने बात की साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में। ठीक है, तो ये नाम तीनों याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश ने। दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी है। राज्य के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने कहा कि इससे $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने में मदद मिलेगी। यानी कि उत्तर प्रदेश की जो है $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का जो लक्ष्य है उसमें इसमें मदद मिलेगी। ठीक है, ऐसा कहा गया, $1 ट्रिलियन USD1। इस पॉलिसी की मंजूरी फरवरी 2023 में लखनऊ में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले आई है। इसके तहत एक मजबूत ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क तैयार करने और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने में मदद मिलेगी। तो आपको यहाँ से यही याद रखना है, अगर पूछा जाए कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी है, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने मंजूरी दी है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य इसका यही है कि इसके तहत एक मजबूत ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क तैयार करना और इसके अलावा जो लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी अपग्रेड करना। और जो यूपी का लक्ष्य रखा गया कि $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाया जाएगा, तो उसका भी इसको जो है इसमें मदद मिलेगी। ठीक है, तो इस चीज़ को याद यहाँ से रखेंगे। अगला है, उत्तर प्रदेश में स्थित किस केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान को NABL की आधिकारिक मान्यता मिल गई है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, झांसी में स्थित केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान। दोस्तों 22 दिसंबर 2022 को आयुष मंत्रालय के केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद के तहत प्रमुख संस्थान केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान झांसी में जो है इसको NABL की आधिकारिक मान्यता दी गई है। अब यहाँ आप जो NABL है इसका फुल फॉर्म क्या है, इसको आपको याद रखना है। तो NABL का मतलब क्या है, तो NABL का फुल फॉर्म है नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। ठीक है, हिंदी में ऐसे हम कहें तो क्या कहेंगे, राष्ट्रीय परीक्षण और अंश शोधन। ठीक है, क्या कहेंगे, राष्ट्रीय परीक्षण और अंश शोधन प्रयोगशाला
प्रत्यानयन बोर्ड, इसे हम हिंदी में कहेंगे। तो इसकी आधिकारिक मान्यता दी गई है किसको? जो झांसी में स्थित केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान है इसको। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा, यही पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में स्थित कहाँ पे, यानी कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में या कहाँ पे स्थित केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान को NABL की आधिकारिक मान्यता दी गई है? तो आपको याद रखना है झांसी में ये स्थित है। केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान झांसी जो उत्तर प्रदेश में है, ये CCRAS यानी कि क्या कहेंगे, केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद, ये इसका फुल फॉर्म है CCRAS का। तो जो CCRAS है ये आयुष मंत्रालय के प्रमुख संस्थानों में से एक है, क्योंकि इसी के तहत इसे मान्यता दी गई है, जिसमें अत्याधुनिक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएं जैसे रसायन विज्ञान से संबंधित, सूक्ष्म जीव विज्ञान, फार्माकोग्नोसी, तो ये जो आयुर्वेदिक फार्मेसी, सेंट्रल हर्बेरियम और संग्रहालय एवं नेशनल रॉ ड्रग्स रिपोजिटरी हैं। तो यहाँ से आपको यही सारी चीज़ें याद रखनी है कि हाल ही में जो झांसी में स्थित केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान है इसको NABL की आधिकारिक मान्यता दी गई है। ठीक है, और ये जो झांसी में स्थित है NABL, यहाँ पर कई सारी प्रयोगशालाएं भी हैं, जैसे रसायन से संबंधित, जीव विज्ञान से संबंधित, तो ये सारी यहाँ पर प्रयोगशालाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, पहली बार वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, भारत। दोस्तों, गोवा की राजधानी पणजी में 27 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक, ठीक है, कब से? 27 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक गोवा विश्वविद्यालय परिसर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में भारत के पहले विश्व टेबल टेनिस स्टार कंटेंडर श्रृंखला टूर्नामेंट की मेजबानी करेगी। इस कार्यक्रम की मेजबानी गोवा सरकार और टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से स्तूप एनालिटिक्स नामक कंपनी द्वारा की जाएगी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप कि जो भारत है ये पहली बार ये जो है क्या कर रहा है, टेबल टेनिस की मेजबानी कर रहा है, यानी कि विश्व टेबल टेनिस की मेजबानी कर रहा है भारत पहली बार। तो ये कहाँ पे आयोजित किए जाएंगे? तो याद रखेंगे गोवा की राजधानी पणजी में ये आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, विश्व टेबल टेनिस टूर्नामेंट। अगला है, हाल ही में दुनिया के सबसे छोटे इंसान होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में किसका नाम दर्ज हुआ? ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ए, अफसीन इस्माइल का। दोस्तों, हाल ही में ईरान के हैं अफसीन इस्माइल, इनका नाम वेरी इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, याद रखेंगे, आप लोग चाहें तो इसे कहीं नोट भी कर सकते हैं। तो ईरान के रहने वाले हैं अफसीन इस्माइल, ये जो है अब दुनिया के सबसे छोटे इंसान होने का इनको दर्जा मिला है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने अपने ट्विटर हैंडल पर यह जानकारी साझा की है। जो अफसीन इस्माइल हैं, इनकी लंबाई की अगर हम बात करें तो कितनी लंबाई है? तो 2 फीट और 1.6 इंच इनकी लंबाई है, यानी कि 65.24 सेंटीमीटर इनकी लंबाई है। एज इनकी कितनी है? तो 20 साल इनकी एज है। और ये अभी इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, यानी कि लंबाई के मामले में? तो सबसे छोटी लंबाई के मामले इनमें इन्होंने 36 साल के एडवर्ड नीनो की लंबाई का रिकॉर्ड तोड़ा है। यानी इनसे पहले जो रिकॉर्ड था सबसे छोटे इंसान का, वो एडवर्ड नीनो के नाम पे था। ये जो इस्माइल हैं, अफसीन इस्माइल, इनका वजन जब ये पैदा हुए थे, जब इनका जन्म हुआ था, तो 700 ग्राम इनका वजन था। और अभी प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो 6.5 किलोग्राम इनका वजन हो गया है। तो याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है कि दुनिया के सबसे छोटे इंसान होने का दर्जा जो है वो किसको मिल गया है? ईरान के रहने वाले हैं अफसीन इस्माइल। अब यहाँ पर आपको हम इनकी इमेज भी दिखाएंगे। तो ये रही इनकी इमेज, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हैं दुनिया के सबसे छोटे इंसान। ठीक है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज किया गया। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम अभी जो है दर्ज किया गया है। नाम क्या है? तो वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, अफसीन इस्माइल इनका नाम है। अगला क्वेश्चन है, 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी भारत का कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश करेगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, नई दिल्ली। दोस्तों, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने 20 दिसंबर 2022 को घोषणा की है कि 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन नई दिल्ली में 28 मार्च से 2 अप्रैल 2023 तक किया जाएगा। नई दिल्ली 7वीं बार इस कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है। यह पहलवानों को रैंकिंग अंक प्रदान करेगा जो सर्बिया के बेलग्रेड में
16 से 24 सितंबर 2023 तक होने वाली विश्व चैंपियनशिप के लिए उनकी वरीयता निर्धारित करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से याद रखनी है कि नई दिल्ली में जो 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप है उसका आयोजन किया जाएगा। कब इसका आयोजन किया जाएगा? तो 28 मार्च से लेकर के 2 अप्रैल 2023 तक इसका आयोजन होगा। और दोस्तों ये जो चैंपियनशिप है इसके माध्यम से जो सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित होंगे विश्व चैंपियन, उसके लिए इसमें वरीयता निर्धारित की जाएगी। तो आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पे होगा? तो ये नई दिल्ली में किया जाएगा। अगला है, पीएम मोदी 12 जनवरी 2023 को किस राज्य में राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, कर्नाटक में। दोस्तों कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं जो बसवराज बोम्मई, उन्होंने 21 दिसंबर 2022 को घोषणा की है कि जो 26वां राष्ट्रीय युवा उत्सव है 2023 का, ये कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो हुबली धारवाड़ के जुड़वा शहरों में ये आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जनवरी 2023 को करेंगे। राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों में से एक के सहयोग से किया जाता है। ठीक है, यानी जो राष्ट्रीय युवा सम्मेलन है, जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव है, इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से किया जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें कि ये जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव है ये पहली बार कब आयोजित किया गया था, तो वो भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव है इसकी शुरुआत 1995 में हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे। और अभी जो है ये 26वां राष्ट्रीय युवा उत्सव मनाया जाएगा 2023 में। कहाँ पे? कर्नाटक में। इससे पहले जो 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव था उसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो पुडुचेरी में उसका आयोजन किया गया था 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का, इसे भी याद रखेंगे। और हर साल जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव है ये कब मनाया जाता है? तो 12 से 16 जनवरी को राष्ट्रीय युवा सप्ताह के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये चीज़ यहाँ से याद रखेंगे आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस बार कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो कर्नाटक में आयोजित किया जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। और दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन याद रखेंगे कि जो राष्ट्रीय युवा दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय युवा दिवस है ये 12 जनवरी को होता है। और किसकी जयंती पे होता है? तो वो आप लोग जानते होंगे, जो स्वामी विवेकानंद हैं उनकी जयंती के अवसर पर ये मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। तो उसी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का भी आयोजन किया जाता है। और इस बार जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन है वो कर्नाटक में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, असम ने। दोस्तों हाल ही में असम कैबिनेट ने निवेश को आकर्षित करने और रोजगार सृजित करने के लिए राज्य के पर्यटन क्षेत्र को औद्योगिक दर्जा प्रदान करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इसके साथ राज्य में रेस्टोरेंट, कैफेटेरिया, हेल्थ क्लब, स्पा और वेलनेस सुविधाएं औद्योगिक रणनीति के तहत प्रोत्साहन मिलेगा। तो आप याद रखेंगे कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने निवेश को आकर्षित करने और रोजगार सृजित करने के लिए राज्य के पर्यटन क्षेत्र को औद्योगिक दर्जा प्रदान कर दिया है? तो ये किया है असम सरकार ने। ठीक है, जो इसके पर्यटन क्षेत्र है उसको औद्योगिक दर्जा दे दिया है। तो ये चीज़ याद रखेंगे आप, किस राज्य सरकार ने? असम ने। अगला है, किस भारतीय रेसलर को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया गया? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, अंतिम पंघाल को। दोस्तों हाल ही में भारत की स्टार महिला रेसलर है अंतिम पंघाल, इनको यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर सम्मान से नामित किया गया। अंतिम पंघाल अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली भारत की पहली रेसलर बनी। वह हरियाणा के हिसार जिले की रहने वाली हैं और उन्होंने इस साल अंडर 23 एशियन चैंपियनशिप से सिल्वर मेडल भी जीता है। तो आप इनका नाम याद रखेंगे कि जो भारत की स्टार महिला रेसलर हैं अंतिम पंघाल, इनको यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर सम्मान के लिए नामित किया गया। ठीक है, इनसे संबंधित जो क्वेश्चन है वो भी आपको याद रखना है कि अगर पूछा जाए आपसे अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली भारत की पहली रेसलर कौन है, तो ये कौन है? अंतिम पंघाल, पहली महिला रेसलर।
वहीं अभी इन्होंने जो है अंडर 23 एशियन चैंपियनशिप में भी सिल्वर मेडल जीता, इसे भी याद रखेंगे। ये हैं कहाँ की, तो हरियाणा के हिसार जिले की ये रहने वाली हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले साल फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा, मोरक्को। दोस्तों फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने 16 दिसंबर 2022 को घोषणा की है कि मोरक्को अगले साल फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी करेगा। ये जो टूर्नामेंट होगा ये 1 से 11 फरवरी 2023 तक आयोजित किया जाएगा। मोरक्को ने इससे पहले 2013 और 2014 में क्लब विश्व कप की मेजबानी की है। टूर्नामेंट का सबसे हालिया संस्करण फरवरी 2022 में कहाँ पे आयोजित किया गया? ये संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया था, जिसे इंग्लिश फुटबॉल क्लब चेल्सी ने जीता था। पहला क्लब विश्व कप कब आयोजित हुआ था? तो 2000 में पहला क्लब विश्व कप ब्राज़ील में आयोजित किया गया था। ये चीज़ याद रखेंगे। इसके अलावा ये पॉइंट भी याद रखेंगे कि जो स्पेन के रियल मैड्रिड है, उन्होंने फुटबॉल क्लब ने सबसे ज़्यादा 4 बार विश्व कप जीता है। ये भी आपको याद रखना है। स्पेन के रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब ने सबसे ज़्यादा विश्व कप जीते हैं। कितनी बार? तो ये जीते हैं 4 बार। ठीक, यहाँ से सारी बातें याद रखेंगे कि जो अगले साल आयोजित किया जाएगा फुटबॉल क्लब विश्व कप, इसकी मेज़बानी कौन करेगा? तो मोरक्को इसकी मेज़बानी करेगा। तो दोस्तों यही थे 25 दिसंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। यह है कल की वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अरुणोदय 2.0 योजना शुरू की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर ए, असम सरकार ने। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे रोज कहता हूँ जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। यह है आज का क्वेश्चन, किस राज्य में स्थापित देश के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय को आम लोगों के लिए खोला गया? इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और सभी लोग कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन का आंसर करें। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।